टीटीपी से खैबर छुड़वा लो। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बंद क्वेटा कराची हाईवे खुलवा लो। कलात मुंजसर फिर कब्जा लो। फिर हिंदुस्तान की ओर देखना। एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी। इधर से हम पाकिस्तान पर तीन तरफ से फाइनल प्रहार। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. अब की बार बॉर्डर पार घर में पिटोगे, भारत से खाक लड़ोगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। सवाल हमारा यही है कि भाई घर में ही पिटोगे तो भारत से क्या खाक लड़ोगे, और ये सवाल पाकिस्तान से बलूचिस्तान के हालात को लेकर है। पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में पूरी तरह से उलझ चुका है। मोदी की इकोनॉमिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। भारत से जंग जैसे हालात के बीच पाकिस्तान की सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए से संघर्ष में उलझी है, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से लगती हुई सीमा के जिलों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बताया गया है कि 2025 में अब तक 300 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। यानी एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी और इधर हम यानी कि हिंदुस्तान। क्या पाकिस्तान पर तीन तरफ से फाइनल प्रहार की बारी आ चुकी है? इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले बड़ा अपडेट भी जान लें। बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आप जानिए। जंग से पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के चोरी होने का डर है। यानी पाकिस्तान अलग अलग डर से तो घिरा हुआ है, एक और डर आ गया है। लिहाजा पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट छिपा दिए हैं, सुरक्षा उनकी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। खबर आई है कि अमेरिका के दिए हुए F-16 फाइटर जेट को टीटीपी ने चुराने की कोशिश की थी, जिससे पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट थी कि टीटीपी ने F-16 लड़ाकू विमान को एयरबेस से चोरी करने की कोशिश की थी। यानी पाकिस्तान में फाइटर जेट भी अब सुरक्षित है नहीं, लड़ाकू विमान ही सेफ नहीं है। तो क्या खाक भारत से लड़ेगा पाकिस्तान? सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी 5,000 करोड़ फूके हैं पाकिस्तान ने। अलग अलग डील अब की जा रही है, सेना को मूव कराया जा रहा है बॉर्डर पर, और यहाँ हिंदुस्तान तीनों सेनाओं के साथ तैयार है। अब किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है। ये वो स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं डॉन अखबार में छपी हुई खबर का, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी को ये डर है कि F-16 उनका टीटीपी के जरिए चोरी हो जाएगा। यानी अलग अलग चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो बलूच संगठनों का चैलेंज है जो पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के सामने है, दूसरी तरफ टीटीपी ने परेशानी बढ़ाई हुई है, और तीसरी तरफ भारत जो जल थल नभ तीनों ही तरह से घेर कर पाकिस्तान पर अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, और वो अगला कदम कभी भी उठाया जा सकता है। इस बीच एक और अपडेट आप जानिए। पाकिस्तानी सांसद को सता रहा है भारत का खौफ। पूरी खबर आप जानेंगे तो आप भी समझ आएंगे पाकिस्तान में किस तरीके से खौफ है। पाकिस्तानी सांसद है शेर अफजल खान। बार-बार से पूछा गया कि वो भारत से जंग के दौरान आखिर क्या करेंगे। ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। तो उन्होंने कहा युद्ध छिड़ा तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे, मोदी नहीं रुकेंगे, मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई मोदी को रोकने का कोई रास्ता है क्या, तो बोले मेरे खाला का बेटा थोड़ी है जो मैं रोक दूंगा। और ये जो बयान है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। कह रहे हैं अगर युद्ध छिड़ा तो इंग्लैंड में चला जाऊंगा। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग क्लिपिंग्स हैं जो वहां के नेताओं मंत्रियों के जरिए कही गई हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बयान जरा सुन लें आप। हमला किया तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे, ये आपने वो किस तरह का बयान दिया? वो जी वो सवाल हुआ, एक साफी ने कहा कि जी अगर जंग होगी तो आप क्या बंदूक लेकर जाएंगे? अच्छा, तो मैं तो फौजी तो नहीं हूँ, ठीक, मेरा काम लड़ना तो नहीं है ना। लड़ने के लिए तो हमने फौज रखी हुई है। हमारा लीडर इमरान खान जो है वो कैदोबंद में है, उसको बाहर ले आए, हम
वाघा की सरहद पे सबसे पहले खड़े होंगे। तो उसको कैसे बाहर ले आए? वो तो ऐसे ये कोई ऐसे बाहर कोई ले, बनाना जिस तरह- रिपब्लिक तो नहीं है ना, उसकी तो केसेस है उसके ऊपर। वो जो रिपब्लिक है वो बनाना होती है, तो ऐसी होती है ना। हंसी इस बात पर भी आई कि नाम है शेर अफजल खान और युद्ध छिड़ेगा तो इंग्लैंड भागने की बात उन्होंने खुद कबूल ली है। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमर मस्ती खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान से जुड़े हैं। मियां आसिफ अली मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पत्रकार के तौर पर सीधे पाकिस्तान से। आप तीनों का ही मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आसिफ अली जी, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, क्या अभी चल रहा है पाकिस्तान में? कभी F-16 के चोरी होने का डर सता रहा है, कभी बलूच संगठन घेर घेर कर मार रहे हैं, कभी पीओके में विद्रोह की आवाज उठे जा रही है। इधर शेर अहमद कह रहे हैं कि भाई अगर जंग छिड़ी तो मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले खबर यह भी थी कि सर्वदलीय मीटिंग जब बुलाई गई, पीटीआई ने किनारा कर लिया। अच्छा, आप रचना ही है ना? जी, अभी चंद दिन पहले आपने मुझसे एक बात कही थी कि आपके जो आर्मी चीफ हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, वो भाग गए मुल्क से, वो कनाडा चले गए, वो फलान जगह चले गए। तो मैंने आपसे एक अंडरग्राउंड हो बात गए थे, कही बताया था। जी, मैंने कहा था कोई बात नहीं रत्ना, आप कहेंगी तो हम आपको कल ही दिखा देंगे। और उसके बाद मैं आपके साथ खैर आज जुड़ा हूँ, लेकिन वो अगले दिन ही एक टैंक पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी पिक्चर आ गई थी और उनका बाकायदा एड्रेस आ गया था, खिताब आ गया था। बड़ी हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो अगले दिन ही आ गए। नहीं, मैं हैरान नहीं हुई थी, ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया ना आसिफ अली जी। वो स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो सकती है ना। देखिए, अगर किसी को भी लीड करना है, जब उसे लगेगा खतरा है तो बिल में छिप जाएं, जब उसे लगे कि चारों तरफ सवाल हो रहे हैं, ये या मेरा बड़ा मखौल उड़ाया जा रहा है, तो थोड़ी देर का अपीयरेंस दिखा दिया, फिर चले गए। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, अब आप अपीयरेंस से भी मेरे ख्याल आगे बढ़ गई। अब आप चाह रही हैं कि वो बिल्कुल 24 घंटे लाइव बैठे रहे आके बॉर्डर पे। भाई हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसा ही होता है। खैर, आप ये बताएं ना, आपके यहाँ के नेता, मंत्री और अब सांसद किस तरह की बातें कर रहे हैं? और क्या F-16 भी ऐसी कोई छोटी मोटी चीज है क्या? मतलब टीटीपी का खतरा इतना ज्यादा हो गया कि चोरी हो जाएगा? ना F-16 कोई छोटी मोटी चीज है और ना ही कोई लीडर घबराया हुआ है। ये शेर अफजल मरवत हमारे यहाँ बिल्कुल एक जॉली किस्म के और मजाक करने वाले मशहूर हैं इस टाइप की स्टेटमेंट्स देने के हवाले से। और ये पीटीआई के एक वो लीडर हैं जिनको पीटीआई ने खुद भी बैन किया हुआ है। उन्होंने एक मजाक में एक बात की है, वो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। हमारा हर लीडर जो है, हर पॉलिटिशियन इस वक्त जो है वो बिल्कुल एकमुठ हो चुके हैं, वो यकजान है और सारे इस हवाले से बिल्कुल कंबाइन है। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा या अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो हम पीछे हट जाएंगे। ये शायद हम समझते हैं कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग हुई है जो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो ये सारा शुरू होगा किया गया। कम से कम जो हमारी कौम के अंदर पीटीआई क्यों नहीं पहुंचा सर्वदलीय मीटिंग में? ऑल पार्टी मीटिंग थी ना। कौन नहीं पहुंचा? पीटीआई। देखिए, ऑल पार्टीज मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें हर कोई आ जा रहा होता है, लेकिन पीटीआई भी ऐसा आसिफ अली नहीं जी, है। ये एक्सेप्शन केस है ना। मतलब ये अभी भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन अभी पीक पर है। अगर इस टाइम पर पीटीआई नहीं है तो ये तो बड़ा गौर करने वाली बात है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें सब हैं और पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई कह रहा है हम एक है। अभी पीटीआई भी इस वक्त जो है, पीटीआई भी मुहब्बे वतन जमात है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पीटीआई हम कहेंगे वो पाकिस्तान के खिलाफ है या वो पाकिस्तान में होने वाले किसी भी इस तरह के वाक़े को सपोर्ट करेगी। पीटीआई पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान है तो पीटीआई है। और पीटीआई के कारकुनान भी, उनके लीडरान भी, सारे के सारे जो हैं इस वक्त, मुझे लगा शायद पीटीआई कहीं इसलिए ना नाराज हो क्योंकि कल दिन भर सोशल मीडिया पर बड़ी खबर चलती रही कि इमरान खान के साथ जेल में शारीरिक शोषण हो गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खबर की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी वायरल थी और बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स और अलग अलग आर्टिकल थे जो बता रहे थे कि कैसे शारीरिक शोषण हो गया। हो सकता है इसलिए भी पीटीआई ने किनारा कर लिया हो या कोई और रीजन रहा हो। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। पाकिस्तान के क्वेटा कराची हाईवे पर फायरिंग की खबर है। मंगोचर इलाके में पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हमलावरों ने 5 पुलिसकर्मियों को तो बंधक बना लिया है। हमलावरों ने 10 कैदियों को छुड़ाया भी है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान में पुलिस या फौजियों पर निशाना साधते हुए हमला किया गया हो। ये हाईवे पर हमला हुआ है जहां पर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। क्वेटा कराची हाईवे की ये घटना है जहां से 10 कैदियों को छुड़ा लिया है। ये तो एक और चैलेंज आ गया ना आसिफ अली जी। देखिए, ये छोटे मोटे वाकयात जो हैं, ये बीएलए की तरफ से या दूसरे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से जो हो रहे हैं,
और जाहिर बात है उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, उनको जवाब भी मिल रहा है। इस तरह के हमारे यहाँ नहीं, आपकी तरफ भी बहुत हो रहे हैं, बहुत से इलाकों में ऐसे मामला हो रहे हैं। तो इसकी बेस पे ये कह देना कि ये कोई बहुत बड़ा इशू बन गया, वो नहीं है। हाँ। तो इनको कंट्रोल कर ही लिया जाएगा, ठीक और है, ये कंट्रोल हो जाएगा। आपने कहा कि बलूचिस्तान की तरफ से हो रहा है, BLA की तरफ से हो रहा है, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आपको लगता है ये छोटी मोटी घटना है, लेकिन कम से कम इतनी छोटी नहीं है कि सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मैप जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब कैसे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, कैसे बलूचिस्तान बनेगा, पश्तून अलग मांग कर रहे हैं तो पश्तूनिस्तान बनेगा, सिंधिस्तान बनेगा, और फिर से टुकड़े टुकड़े और POK तो आएगा ही हमारे पास। अहमद मस्ती खान जी से मैं पूछ लेती हूँ। भारत के हवाले से भी मैप बहुत ज्यादा गर्दिश करता है, जिसमें भारत के भी कुछ 20-22 पास आया होगा। पाकिस्तान में ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर चला करते हैं। मैं अहमद मस्ती खान जी से पूछ लेती हूँ। अहमद मस्ती खान जी, जो बलूच संगठन इस वक्त विद्रोह आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो इतना ही नॉर्मल है जितना आसिफ अली जी बोल रहे हैं, या अब कुछ वो होने वाला है जो 1971 में हुआ था? देखें, मैं एक अर्ज करूंगा कि कल ही के दिन मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से पूछा पाकिस्तान में वहाँ हालत क्या है। उन्होंने कहा यहाँ पर जो खाने पीने का मामला है ये तो अफ्रीका जैसा है, अफ्रीका जहाँ कहत साली होता है, चीनी लोग खरीद नहीं सक रहे हैं, खाने के चीज लोग खरीद नहीं सक रहे हैं। ये जो हम पाकिस्तान कह रहे हैं ना, ये असल में लॉर्ड माउंटबेटनिस्तान है। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया था स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। इसकी कोई तारीख नहीं है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। आप देख लें, आज ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक अटक, चकवाल, जेलम और रावलपिंडी। यहाँ के जनरल जो पाकिस्तान के बड़े जनरल है इस 4 डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये जो हम बार बार पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी एंटिटी है, कोई मुल्क है। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है और ये एक लेप्टोक्रेसी है। लेप्टोक्रेसी का मतलब ऐसी रियासत जो झूठ पे चलती है। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, देखें, ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट करती हैं। एक तो MI6 है जो इनको बनाने में सबसे पहले रहा है, जो बरतानिया का है। दूसरा अब CIA जो इनके साथ काम करता है। ये 2 हैं, 2 एजेंसियां। फिर इसके अलावा जो है 5 मुल्क जो हैं जिनके साथ ये कहते हैं कि हमारे बहुत दोस्त हैं। एक तो चाइना हो गया, एक तुर्की, एक सऊदी अरेबिया, एक कतर और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं हिंदुस्तान के ने जो इकोनॉमिक अपना पॉलिसी अपनाया है, ये बहुत जबरदस्त पॉलिसी है। इसके अंदर तो ये सारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ आ जाएंगे। आप मुझे एक बात समझाएं, ये पाकिस्तान जो है उस भिखारी के मानिंद है जो बदमाशी पे उतर आया। आप मुझे बताएं, कोई भिखारी जो है, जो बेगर जो है, वो बुली कैसे बन सकता है? मुझे थोड़ा सा समझाए कोई दुनिया में। बेगर को जो है वो तो बहुत ही अच्छाई से, बहुत ही शराफत से भीख मांगना चाहिए उसको। वो बदमाशी के ऊपर क्या अपना जोर बता रहा है? इनके पास 2 चीज एक आ गए हैं। एक ये इन्होंने जो न्यूक्लियर हथियार ले लिए वो हमारे इलाके में आके ट्रस्ट करके, लेकिन ये कोई नया नहीं, मतलब पाकिस्तान में बैठी हुई हुकूमत के लिए ये कोई नया नहीं है। और आसिफ अली जी भी ये कह रहे थे, और ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है। अभी मैं पढ़ रही थी 2025 में सैकड़ों सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, और अभी ये जो आंकड़ा भी हमने दिखाया 2024 और 25, 300 के करीब ये सुरक्षा कर्मी हैं जो कि मारे गए हैं इस तरह के हमलों में। तो छोटी घटना तो बिल्कुल नहीं है। अहमद मस्ती खान जी, आप रहिएगा। बलूचिस्तान की हकीकत आप बता रहे हैं ना, वहीं के एक शख्स का एक बयान सामने आया है, एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। एक बार उन्हें सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। मैं मीरा मनबुगटी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये बलूचिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की शहजादी, आप इनका हुलिया देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान की सरजमीन की मालिक है और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल में पूरा इसका हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्ची बता रही थी कि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और 20 बकरियां ये मजदूरी पर चरा रही है और एक बकरी का इनको 100 रुपया महीने का मिलता है। तो ये हालत है, आप खुद देखें। और तकलीफ दे बात और तकलीफ दे शय ये है कि हमारे नाम नेहाद हुक्मरान और मजहबी मुल्ला और इनको और इनके वालिदैन को बताते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, भूख अल्लाह की आजमाइश है।
कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या कहते हैं, लेकिन बच्चे बड़ा सच बोलते हैं। और ये बच्ची कह रही है कि 2 वक्त की रोटी उनके पास में नहीं है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। लेकिन आसिफ अली जी को ये तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखेगी। वो वहाँ के ग्रोसरी शॉप पर क्या कुछ रेट चल रहे हैं, क्या कुछ दाम है, वो मुझे बताने लगते हैं और बलूचिस्तान की तरफ देखते नहीं। आप कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती है, लेकिन 2024 से अब तक 300 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है मेरे हिसाब से। तो पीके सहगल सर, 47% ये जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान का, उसकी इतनी बड़ी अनदेखी करके क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? और आज के टाइम में जो भारत पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनों से तो निपट लो, पहले बलूचिस्तान तो बचा लो, फिर हमसे भिड़ लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बड़ी दुविधा में है। बलूचिस्तान के दो शहर जो हैं, वजीरिस्तान और एक कलाट जो है, वास्तव में पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। वहाँ पे कंप्लीटली फ्रीडम हो गई है। एक तो बलूचिस्तान के हाथ में, दूसरा सिर्फ टीटीपी के हाथ में है। और वहाँ रेट ऑफ दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट रन नहीं कर रही। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपने जो F-16 को नहीं बचा पा रहा। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो गुफाएं हैं उनमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। बहुत उनको शक है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स भी है जो है DLA चुरा सकता है या तरीके तालिबान पाकिस्तान चुरा सकता है। F-16 भी चुराने की बातचीत कर रहा है। और जो आए दिन उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कह रहे हैं मामूली बात है। वास्तव में ये इतनी सीरियस बात है कि वास्तव में ये अगर हमले इस बात और होते रहे तो अगले कुछ महीनों में 100% जो बलूचिस्तान है वो लिबरेट हो जाएगा। पख्तूनख्वा जो है लिबरेट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं। और अगर आज भी अगर कुछ हिस्से जो है बलूचिस्तान के और पख्तूनख्वा के वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें तो वास्तव में उनको बड़ी कंट्री से मान्यता मिल सकती है। ये उनकी खुशकिस्मत है कि अभी तक उन्होंने लिबरेशन या इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया। सहगल सर, आपने बहुत बड़ी बात करी और आपने कह दिया कि वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान टूटकर अलग हो जाएगा और बलूचिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई पूरी कर लेगा। आसिफ अली जी, बांग्लादेश के वक्त भी इसी तरह की जिद ठानी थी ना, लेकिन ये पूरा विश्व जानता है कि क्या हुआ था। वर्दी तक उतार कर वापस लौटना पड़ा था, बेइज्जती ऐसी हुई थी। देखिए, इस तरह के मामला जो हैं होते रहते हैं। ये नहीं जनरल चौधरी अपनी जीप हमारी तरफ बांग्लादेश टूटना होता रहता है, मतलब इसे भी आप ऐसा कह रहे हैं क्या? जनरल चौधरी भी तो हमारी तरफ ही जीप छोड़ के गए थे। उस वक्त अगर भारत एक खुलेआम इस तरह की मुदाखलत ना करता और मुक्ति बाहिनी जैसे टेररिस्ट फाल के अटैक ना करता तो और बात थी। लेकिन मुझे बताइए, 1971 में पाकिस्तान का टूटना क्या ये आम बात है? हजारों सैनिकों का सरेंडर कर देना क्या ये आम बात है? ना अब 71 है और ना ये बंगाल है, ये बलूचिस्तान है और 2025 है। अब ये लोग तो भूल जाएं ये बात कि किसी भी तरह चंद 100 या चंद हजार लोग उसके एक पूरे खित्ते को अलग करवा लेंगे, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि बलोच जो हैं वो भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने पश्तून, सिंधी या पंजाबी। चंद हजार टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और वो उन पर काबू पा लिया जाएगा। और जिस तरीके से उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, अब उनकी कमर टूट चुकी है। ठीक है, तो ये तो आप कह रहे हैं कि आम बात है, आप कह रहे हैं कि बलूच संगठन जितना ताकतवर दिख रहे हैं ऐसा है नहीं। आपने कहा कि कुछ चंद हजार लोग हैं और ये जो सपना है सपना रह जाएगा। अब इस पर अहमर मस्ती खान जी मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको जवाब देना चाहते हैं, जवाब वो देंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट, भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी अब नजर आ रही है। यानी कि यहां भारत इस ताक में बैठा है कि कौन सा वो राइट टाइम होगा जब जवाबी कार्रवाई करे, और उधर बलूचिस्तान के लोग खुश हैं। बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीद को अब नई उड़ान जैसे मिल गई है। बलूचों को पाकिस्तान से आजादी की उम्मीद और ज्यादा जग गई है। बलूचिस्तान को भारत ने बड़ा तोहफा दे दिया है। आजाद बलूचिस्तान के लिए यहाँ सिक्कों का डिजाइन तक तैयार किया गया है। ये तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और वो हम आपको डिजाइन भी दिखा रहे हैं, जो डिजाइन तैयार किए गए हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्री ने ये डिजाइन तैयार किए हैं सिक्कों के। सिक्कों में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा और झंडा दिखाया गया है। सिक्कों पर अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया है। ये यूं ही नहीं होता, ये आधार रखा गया है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। और ये बताता है कि बलूचिस्तान में जहां लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार और सीधे भिड़ जा रहे हैं वो सीधे पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तानी फौज से, तो ये बड़े इंडिकेशन है कि हाँ पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। और हो सकता है बहुत जल्द आपको एक खबर मिले कि पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान अलग हो गया, आज़ाद हो गया। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कैसे बलूचों ने पाकिस्तानी फौज को आखिरी पैगाम भेजा है और कहा है कि निकल लो नहीं तो मारे जाओगे।
बलूचों का संग्राम, पाक फौज को आखिरी पैगाम। बलूचों की सीपेक पर चीन पाक को खरी खरी। अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहे पाक चीन आर्मी। बलोचों का ऐलान, आधा होगा पाकिस्तान। बलोचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन के हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चीन पाकिस्तान को साफ कह दिया है, अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहें। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर की सेना और चीन को पहली फुर्सत में निकलने की सीधी धमकी दे डाली है। बीएलए ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया है। उसने चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी है। इस बीच अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन अपनी सेना को बलूचिस्तान में तैनात करने जा रहा है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की नाराजगी यही नहीं रुकी। बलूचों ने साफ साफ पोस्टर लहराए कि पाकिस्तान का नहीं है बलूचिस्तान। बलूचों को मुनीर सेना का बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। बेखौफ बलूचों की इस हिमाकत से लगता है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है। इस बीच ये भी खबर लगी कि बीएलए लश्कर के आतंकियों को मार रहा है। बलूच स्नाइपर ने लश्कर आतंकियों को निशाना बनाया है जो पाक सैनिकों के लिए रसद ले जा रहे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ लश्कर, दोनों ही बलूचों का निशाना है। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द है। बलूच विद्रोहियों सुरक्षा बलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। आए दिन वहां गोलीबारी और विस्फोट की आवाज गूंज रही है। बलूच विद्रोहियों ने कई पाक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया कि कलात के मंगोचर शहर को बलोचों ने आजाद करा लिया है। खबर यह भी कि भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी है। बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीद को नई उड़ान मिली है। लिहाजा आजाद बलूचिस्तान के लिए सिक्कों का डिजाइन तैयार किया गया है। सिक्कों में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा और झंडा दिखाया गया है। सिक्कों पर अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग और इसी मांग में सीधे तौर पर जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे आप पुलिस की वैन पर हमला करने की खबर समझ लें या फिर आप सीधे सीधे फौज से टकराने की खबर समझ लें। अहमद मसीह खान जी, क्योंकि लंबे वक्त से ये संघर्ष चल रहा है और अब इस संघर्ष में थोड़ा तेजी आई है, साथ ही साथ भारत के एक्शन से, जो होने वाला एक्शन है उससे भी बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा सब्र है और उम्मीद है। क्या वक्त आ गया है? क्या ये राइट टाइम है बलूचिस्तान की आजादी का? आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल राइट टाइम है। और मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हमारा जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मारंग बलोच, इसको आसिम मुनीर ने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। इससे हमारे 3 करोड़ बलोच लोग इंतहाई ज्यादा पाकिस्तान से नाराज हैं। ये कुछ चंद हजार लोगों की बात कर रहे हैं, चंद हजार नहीं है। ये 3 करोड़ बलोच दुनिया में जो हैं वो सब के सब बीएलए के साथ हैं। कौन गुलाम चाहता है कि वो गुलामी में रहे, मुझे बताएं। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, देखें ये आसिम मुनीर, अख्तर मेंगल जो पहले मुख्यमंत्री थे बलूचिस्तान के, उनकी जानी दुश्मन क्यों बने? अख्तर मेंगल ने सिर्फ ये कहा मार्च 11 को जब ये ट्रेन का वाकया हुआ था उस जाफर एक्सप्रेस का, उस वक्त अख्तर मेंगल ने ये कहा कि भाई अब बलूचिस्तान में फौज के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है, फौज ये जंग हार चुकी है और अगर फौज बलूचिस्तान पे कब्जा करना चाहती है तो शायद वो अगर कोई एटम बॉम्ब इस्तेमाल करे तब वो बलोचों को शिकस्त दे सकता है, वरना उनके बस की बात नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखें हिंदुस्तान में तकरीबन 300 लोग बिलियनियर हैं। एल्टामाउंट रोड मुंबई में जो रहते हैं,
अगर शायद मनहूस पाकिस्तान नहीं बनता तो शायद हमारा भी एड्रेस वही होता, लेकिन ये मनहूस पाकिस्तान बना। अब देखें, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान का परचम जो है, अगर आधे पाकिस्तान, बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है, उस पे अगर आधे पाकिस्तान पे भारत का परचम लहराएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वहां पे अमन होगा। इनके हाथ से सारा आप तो ठीक वही बात कह रहे हैं। आप तो ठीक वही, सोशल मीडिया पर ऐसे बड़े मीम्स चल रहे हैं और ऐसे बड़े वीडियोस हैं जो कह रहे हैं कि भाई भारत जल्दी अटैक कर लो, कम से कम इस महाने हमारा भला हो जाएगा। वहां 80 करोड़ को फ्री में राशन मिल रहा है और जब हम भारत के साथ में विलय हो जाएगा तो हमें भी फ्री का राशन मिलने लगेगा। जो भुखमरी है, कंगाली है, ये कम से कम दूर हो जाएगी और बेहतर सुविधाएं हमें मिलेंगी। पीके सहगल सर, अगर मजाक से अलग हटकर कहें तो क्या आपको, क्योंकि आप फौज का हिस्सा रहे लंबे टाइम तक, क्या आपको लगता है ये सही टाइम है और सही जगह चोट करना भी इस टाइम जरूरी है? न सिर्फ आतंकी हमले का जवाब देना बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाना, टुकड़े टुकड़े कर देना। देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन्होंने ये आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके आकाश को नहीं छोड़ेंगे। उनके पीछे जो ताकत थी, जैसे पाकिस्तान आर्मी और ISI, तो दुनिया में कहीं भी छुप जाए उनको नहीं छोड़ेंगे और उनको ऐसी पनिशमेंट देंगे जिसका उनको अंजाम भी नहीं है। वास्तव में हमने फौज को, उन्होंने हर प्रकार से फ्री हैंड दे दिया है। अगर आप देखो, पिछले 48 घंटे में उन्होंने अलग अलग मीटिंग किया है। प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस अपने आर्मी चीफ से, फिर नेवल चीफ से, एयर चीफ से। इससे पाकिस्तान जो है काफी बुखलाया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा, कंप्लीटली ऑफ बैलेंस है कि हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है, किस तरीके से करने जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में हमला करेगा और कब करेगा। लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान ने मन बना लिया कि पाकिस्तान को ऐसा ही सबक सिखाएगा कि वो दोबारा इस माफी की घटना के लिए सोच भी नहीं सकेगा, कांपेगा अगर वो दोबारा इस माफी की घटना को अंजाम देने की। और वो उस पोजीशन में नहीं होगा। कम से कम 20, 30, 40 साल तक गलती से भी नहीं सोचेगा हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करने के लिए। हिंदुस्तान में पुराने में कंसिस्टेंसी नहीं रही। पहले 2016 में हमने उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर 2019 में की, 2025 के बीच में पाकिस्तान ने अनेकों हादसों को अंजाम दिया। लेकिन हिंदुस्तान अपनी सिक्योरिटी को टाइट करता रहा, अपने इंटेलिजेंस को टाइट करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अभी प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पे पाकिस्तान को इशारा दे रहे हैं, आप छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, हम घुसकर बिल्कुल उसी माफी कार्रवाई करेंगे जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था बिन लादेन को निकालने के लिए। आपकी अगर हिम्मत है तो बचा लीजिए दाऊद इब्राहिम को या लखवी को या मसूद अजहर को या हफीज सईद को या सलालुद्दीन को। ये सारे कोई नहीं बचने वाले। और उनको साफ तौर पे मालूम है, इस समय पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया है। 3 कोर कमांडर्स अपने परिवारों को दूसरे देशों में भेज दिया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता से बिलावल भुट्टो ने भी अपने परिवार को बाहर भेज दिया, कनाडा में। क्योंकि वो जानते हैं भारत कर चुका है और आगे भी वो दम रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लोग याद रख रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की फौज याद रख रही है। एयर स्ट्राइक अब पाकिस्तानी फौज को याद आ रहा है और इसीलिए अपने परिवार को सेफ जगह पहुंचा रहे हैं। इसीलिए वक्त वक्त पर अंडरग्राउंड भी हो जा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जी कह रहे हैं नहीं, दिखाई दिए थे भाई, वो आंखों का भ्रम है और फिर वो गायब हो गए। अच्छा आसिफ अली जी, आप कह रहे थे वो 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि भारत वहीं का वहीं है? भारत एडवांस नहीं हुआ, भारत ने जवाब देना सीखा नहीं और भारत पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं ना आसिफ अली जी। अगर आप ताकत के लिहाज से देख लें, सेना के लिहाज से देख लें, पाकिस्तान को पिद्दीना को कहूं तो क्या कहूं। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले वाला नहीं है, पहले से ज्यादा आतंक बो दिया क्या? पहली बात तो ये रचना जी, अहमद मस्ती खान ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत गलत जुबान इस्तेमाल की है। आप जिस बंदे को भी अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं पहले उसकी जुबान दुरुस्त करवाइए। अगर ये क्या कह दिया? खानदान को, सब नस्ल को मैं भी गाली दे सकता हूँ। आपने मैंने क्या कहा भाई? एक मिनट, मैं पूछ रही हूँ। आप मनहूस होंगे, आपका खानदान, आपकी नस्लें मनहूस होंगी। दोबारा आपने पाकिस्तान को गाली दी। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को जो मनहूस कहा था उस पर आसिफ अली जी रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मनहूस। हाँ। अच्छा, मनहूस ने बहुत कोई बात नहीं, बलूचिस्तान के लोग तो ऐसा समझेंगे ना आसिफ अली जी, जहां पाकिस्तानी फौज जाकर बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ले, उनके दुपट्टे खींच ले, उनके कपड़े फाड़ ले, जहां उनके करीबियों को, उनके अपनों को उठा ले, गायब कर दे, उनकी हत्या कर दे, तो बलूचिस्तान को तो पाकिस्तान मनहूस लगेगा ही। आसिफ अली जी, एक फौज का काम होता है ना देश की सिक्योरिटी का काम करना, लेकिन यहाँ तो खुद ही वो बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं, तो क्या कहें फिर बलूचिस्तान के लोग? रचना जी, ये अहमद मस्ती खान जैसे जो मनहूस लोग हैं, जो BLA वाले, आप तो पर्सनल हो गए, आप तो पर्सनल हो गए आसिफ अली जी, आप तो पर्सनल हो गए।
आर्मी का काम है सिक्योरिटी देना। उन्होंने पाकिस्तान को कहा, आपने उन्हें ही कह दिया। अच्छा भैया, आप बहुत लकी हैं, समझ रहे हैं, आप बहुत लकी हैं, चीन से दोस्ती करने बहुत लकी हैं आप। अच्छा, और मनहूस का मतलब यही है, लकी या अनलकी, मतलब अनलकी अगर पाकिस्तान को कह दिया, आपको इतना खराब लग रहा है, आपने अहमद जी को ही कह दिया। अहमद जी आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा, बात को जवाब तो दे दें आप। 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान आज कैसा हो गया है? पाकिस्तान आज कैसा हो गया है? सिक्योरिटी देना है, और जब बीएलए के दहशतगर्द बेगुनाहों को मारेंगे, जब बेगुनाह लोगों पर हमले करेंगे, तो आर्मी का काम जो स्टेट की जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो महिलाएं, बहन बेटियां बलूच संगठन का हिस्सा बनकर सड़कों पर आ रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, मुखालफत कर रही हैं, अपनी बात कह रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उनकी आबरू लूट लेगी पाकिस्तानी फौज, ये ठीक है? जी, कितने लोग हैं जो सड़कों पे आ रहे हैं? बलूचिस्तान की आपने नहीं देखी तस्वीरें? आपने नहीं देखी तस्वीरें? कितने लोग आ रहे हैं? और अगर इतने ज्यादा नहीं थे, क्यों ये मजबूरी आ गई कि सड़कें तक खोद दी गई? जब क्वेटा पहुंच रहे थे ये बलूच संगठन के लोग, विद्रोह करते करते अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, क्यों मजबूरी में सड़कें तक खोद दी गई, हाईवे खोद दिए गए? बिल्कुल, जिस तरह आप जंग खांदक लड़ रहे, तरह यहाँ पे भी कार्रवाई की गई। जब जिस तरह आप लोगों ने मणिपुर में या नागालैंड में कार्रवाइयां की, जब नागालैंड परचम यूके में लगाया गया था, आपके फौज सही कार्रवाई की। अच्छा, आप यहाँ से पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, यहाँ तो सरकार ने एक्शन ले लिया, आपने क्या एक्शन लिया? आपने क्या एक्शन लिया? एक मैं सब बोलिए अहमद जी। सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान का फौज सबसे बड़ा दहशतगर्द है? आसिम मुनीर जो है बिन लादेन से बदतर है। बिन लादेन, मौलाना मुनीर कहिए ना, दहशतगर्द मौलाना मुनीर जी, मुल्ला मुनीर जो है बिन लादेन से बदतर है। ये दुनिया को समझना चाहिए। हिंदुस्तान के अवाम के साथ हम खड़े हैं, हिंदुस्तान के अवाम मासूम है। मैं जब आपकी हिमांशी का चेहरा देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी जाती बेटी हो। ये क्रिमिनल लोग हैं, इनके दिमाग में जिहाद बैठा हुआ है। इनके जिहाद का इलाज सिर्फ और सिर्फ जूतियां हैं। जिहाद तो ऐसा बैठा हुआ है, धर्म को लेकर नफरत तो ऐसी है। आसिम मुनीर ही नहीं है ऐसे, मतलब वो जो ऊपर से जो धारा बहती है ना, वो नीचे तक जाती है, फिर ऐसा ही आवाम सोचती है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सोचते हैं। आज इरशाद अहमद खान मेरे साथ में जुड़े हुए थे, ये कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं कश्मीर की तरफ, कह रहे हैं एलओसी पर जाकर अल्लाहू अकबर बोलूंगा और आपकी फौज में अगर दम है तो गोली मार देना। मतलब मुझे हंसी आई इस बात पर, क्या हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग अल्लाहू अकबर नहीं बोलते? क्या यहाँ मुसलमान नहीं रहते? उन्हें लगा कि पाकिस्तान जैसी सोच है जहां अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाता, उनके धार्मिक जो जगह है वो तोड़ दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, हिंदुओं पर अत्याचार ऐसा कि अब तो घटते घटते जनसंख्या ना के बराबर रह गई है हिंदुओं की। लेकिन उन्हें लगा कि अल्लाहू अकबर इतनी बड़ी ताकत या फिर इतना ज्यादा नफरती वो बोल है जिससे हमारी जो फौज है वो गोली मार देगी। मतलब क्या यही सोच, मतलब थोड़ा भी आगे नहीं बढ़े क्या आसिफ अली जी पाकिस्तान के लोग या हुकूमत में बैठे हुए लोग? रचना जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में मौजूद हैं हिंदू बिरादरी, सिख बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, कितने मौजूद हैं? सवाल ये कितने मौजूद हैं जहां नाबालिग लड़कियों की शादी अधेड़ लोगों से करा दी जाती है, गर्दन पर तलवार रख दी जाती है कि बोलो इस्लाम कबूल करो, धर्म परिवर्तन करो। रचना, किसी की गर्दन पे कोई तलवार नहीं रखी जाती, ना ही किसी को आप तक नहीं पहुंचते क्या वीडियोस? आसिफ अली जी, आप तक नहीं पहुंचते क्या वीडियोस? अच्छी बात है अगर आपके आसपास ऐसी चीजें नहीं हो रही, अच्छे लोकेलिटी में रह रहे होंगे आप, अच्छे मोहल्ले में अच्छे तरीके से अपने परिवार को रखा हुआ होगा, लेकिन आप तो पत्रकार है ना, पत्रकार का काम है ग्राउंड पर जाना, हर उस तबके, हर उस वर्ग तक जाना जहां गरीब हो, जहां असहाय लोग हो, उनकी आवाज बनना। जाकर देखिए तो सही क्या हो रहा है वहां हिंदुओं के साथ। मेरे इलाके में अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी हो ना, तब ये कहेंगे वो हमारे इलाके में ही है। आपके हिसाब से तो आसिफ अली जी, आपके हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत अच्छे से पाकिस्तान में रह रहे हैं, बहुत मिलकर रह रहे हैं, और आपके हिसाब से वहां महंगाई का नामो निशान नहीं है, है ना? आपको ऐसा ही लगता है? पीके सहगल सर, अगर पाकिस्तान में सब कुछ ठीक होता तो पाकिस्तान आज गर्त में जाता क्या? पीके सहगल सर, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस समय हिंदुओं की पॉपुलेशन 20% थी, आज वो 20% का कम होकर 2% रह गई है। उस समय सिखों की भी थी, क्रिश्चियन की भी थी, बहुत बड़े पैमाने पर शियास थे,
MDS थे, आपने सबको खत्म कर दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर आपने उनके ऊपर जुल्म ढाए हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन भी साफ तौर पे कहता है कि जिस माफी की कार्रवाई आप कर रहे हो, ये कार्रवाई सही नहीं है। आपने 40% से ज़्यादा शियाज को मार दिया है, 80% से ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया है, या उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया है। कम से कम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, कई लाख हिंदुस्तानी बच्चियों को आपने ज़बरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करके उनके साथ शादी कर दी है। ऐसे में इस माफी की कार्रवाई करते रहोगे तो कौन आपको बख्शेगा? इवन खुदा भी आपको नहीं बख्शेगा। इस समय पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं बड़े घबराए हुए हैं, उनको साफ तौर पर नजर आता है कि उनके खिलाफ जो है उनकी अपनी आवाम खड़ी हो जाएगी। यकीनन पाकिस्तान के अवाम को समझने आ गया है कि उनकी मुसीबत की जो जड़ है वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो पाकिस्तान की ISI है। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 2 या 3 साल में वो आपको उठा के फेंक देगी बात। जब अवाम का गुस्सा आएगा ना तो पाकिस्तान की आर्मी को भी नहीं पता लगेगा कहाँ जाना है। वो जनरल जो और है वो तो हो रहा है, वो तो कई जगह हो रहा है। मतलब चौकियां, चेकपोस्ट छोड़कर जो फौज है वो भाग रही है। ऐसे ही नहीं, फौज में इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे हो रहे हैं। बोलिए। देखें जी, ये जो जिन्ना साहब थे, जिन्ना को तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता था। जिन्ना ने कैसे ये पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, जब उनको नमाज भी पढ़ना नहीं आता था। जिन्ना को नमाज भी पढ़ना नहीं आता था। भाई आप, मैं झूठ कह रहा हूँ, ऐसा ही कह रहा हूँ मैं, आप सही मुझे जवाब दें। जिन्ना को नमाज पढ़ना आता था? जिन्ना नमाज पढ़ना जानते थे भाई साहब? मुझे जवाब देना जिगर। जिन्ना नमाज पढ़ना जानते थे? नहीं, आप मुझे बताएं। जिन्ना इंग्लिश का एजेंट था? अच्छा, इतना आप दोनों साथ में बोल रहे हैं ना, इस बीच अगर एक दूसरे को कुछ गलत भी कह रहे होंगे ना, मैं नहीं सुन पा रही, फिर मुझे मत बोलिएगा। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही, मैं नहीं समझ पा रही, व्यूअर्स भी समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं नहीं समझ पा रही, व्यूअर्स भी नहीं समझ पा रहे। एक बात की, एक करके बोलिए। रचना जी, सहगल साहब ने एक बात की है कि 20% उस वक्त पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना। इस बात पे मैं पूरी बात करना चाहता हूँ सहगल साहब से, बगैर किसी आपकी करप्शन के। सहगल साहब, जो आपने 20% का फिगर दिया है, अगली ये बता दीजिए ये किस डेट की आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान बनते वक्त, पाकिस्तान से पहले या बाद में? इस पे हम आगे बात करते हैं। देखो, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे और बुद्धिस्ट थे। आज तकरीबन सबको साफ कर दिया आपने। सहगल साहब, सिर्फ आपको ये कहना है, वो बताइए मेरे को, कहाँ चले गए वो? क्या वो देश छोड़ के चले गए? क्या उन्होंने? सहगल जी, आपने बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान आजाद कम से कम हर साल कम से कम 10,000 से 1 लाख बच्चियों को, हिंदुस्तान के बच्ची हुई हैं, उनको जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करके छोटी उम्र में उनके साथ जबरदस्त शादी कर रहे हो। आपके कोर्ट्स भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बाज नहीं आते। फिर बड़े पैमाने पर आपने शियाज को मार दिया, बड़े पैमाने पर आपने MDS को मार दिया, बड़े पैमाने पर सिंध के लोग जो थे उनको कहा कि ये मुजाहिद है, उनको मारा। मैंने एक बात पूछी थी, आपने वो बता दी, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था 1947 में, तो 20% उस वक्त हिंदू थे। यही बात आपने की है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही। बिल्कुल, ज्यादा थे। आपने ये कहा। अब ये मुझे बता दीजिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त आसिफ अली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। आसिफ अली जी, आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेशावर में, नहीं, का इलाका है जो आज में आज भी नहीं है। अब तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे, तो खुद उस इलाके का हूँ। और मैंने आपके आसिफ अली जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ। आसिफ अली जी, आगे आपसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि पीके सहगल सर बात 1947 से अब तक की कर रहे हैं। अच्छा पीके सहगल सर, अभी हाल फिलहाल में ही जो अभी कह रहे थे ना, आसिफ अली जी कह रहे थे 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो आज के टाइम में बदल गया है, बदला हुआ मुल्क है। बदले हुए मुल्क में ये जहालत अभी भी जा क्यों नहीं रही? वहाँ आसिम मुनीर, मौलाना मुल्ला मुनीर जिन्हें कह रहे हैं, वो हिंदू और मुसलमान का अंतर बता रहे हैं। वहाँ सीनेटर बोलती हैं कि जो भारतीय सेना में सिख है ना, वो पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये गुरु नानक की जमीन है। मतलब क्या धर्म से जुड़ी हुई चीजें, बस इन्हीं में उलझ कर रह गया है पाकिस्तान? क्या इस जिहालत से बाहर नहीं आ पा रहा है पाकिस्तान? देखो, पाकिस्तान में 1971 के बाद में किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, कोई एजुकेशन नहीं बढ़ी, कोई हेल्थ केयर नहीं बढ़ा। लोग बेरोजगारी से दुखी हैं, कीमतें आसमान को छू रही हैं। हिंदुस्तान में बिलियनर्स
बिलियनर बन गए, हिंदुस्तान ने मार्स में अपना सैटेलाइट भेज दिया है, हिंदुस्तान हर कुछ कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज हो रही है, जिहादी और जिहादी और जिहादी। उनका सिर्फ एक ही काम है, कभी बलूचियों को मारो, कभी पख्तूनख्वा में लोग उधर मारो, कभी पीओके मारो। अपने चाइना के साथ में जब सीपैक किया, अपने बलूचिस्तान के अंदर रेलवे लाइन बनाई, रोड बनाई, गैस पाइपलाइन बनाई, ऑयल पाइपलाइन बनाई। लोगों ने मुआवजा मांगा, अपने उनको हेलीकॉप्टर से जाके नीचे गिराया, अपने उनको अल्लाह की तरफ भेज दिया, अपने किसी प्रकार की कॉम्पनसेशन नहीं दी। और उसका केवल और केवल फायदा जो है पंजाब प्रोविंस को हो रहा है या चाइना को हो रहा है। वहाँ के लोग और ज्यादा गरीब हो गए हैं। फिर जब आपने गोदार को चाइना के पास सौंप दिया 40 साल के लिए, वहाँ पे जो लोकल थे, जो बड़े पैमाने पर फिशरीज में बिलीव करते थे, वो सारे के सारे बेकार हो गए। फिर आपने जितना पानी की वहाँ कमी है, पानी गोदार में दे रहे हो, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान के लोगों के पानी की भी कमी है। हाँ। बिजली की भी कमी है। मतलब जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो आज की चीज नहीं है। ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे जो ज्वाला इकट्ठा हो रहा है, अब ज्वालामुखी बस फटने ही वाला है और लावा निकलेगा तो फिर पाकिस्तान तो उसमें पूरी तरह से जद में आएगा। इस बीच बड़ा अपडेट भी, पहलगाम हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट है। जिप लाइन ऑपरेटर जो है मुजम्मिल, उससे एनआईए ने पूछताछ की है। जिप लाइनर जो अल्लाहू अकबर बोल रहा था, उससे एनआईए की टीम ने पूछताछ की है। मुजम्मिल नाम बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। साथ ही साथ तमाम जो होटल मालिक हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। होटल मालिकों के रिकॉर्ड की जल्दी जांच भी होगी। एनआईए कोई सबूत, कोई भी ऐसा क्लू हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन एक तरफ एनआईए जांच एजेंसियों की जा रही है, तो इंडिया न्यूज भी चप्पे पर मौजूद रहकर इस पूरी घटना को लेकर इंफॉर्मेशन जुटा रहा है। ग्राउंड जीरो से जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के बैसन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जिसमें 26 लोगों की जान गई, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाते जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो जिप लाइनर मुजम्मिल जिसका वीडियो सामने आया था, उससे भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही बैसन घाटी में उस वक्त मौजूद जो टूरिस्ट गाइड थे, जो खच्चर चलाने वाले थे, साथ ही जो शॉल बेचने वाले लोग थे, इसके अलावा छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, वो लोग जो है उनसे भी इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और पहलगाम और बैसन घाटी के आसपास के तमाम इलाके के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एजेंसी को जो इनपुट है उस बेस पर भी एनआईए इसके आसपास के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनसे भी इस पूरे हमले को लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि एनआईए ने अपने इनिशियल रिपोर्ट में जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र किया था और उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ सबूत मिले हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसमें से 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में बताया गया था कि उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। इसके अलावा जो है एनआईए इस वक्त जो है तमाम उन लोगों से भी पूछताछ करेगी जो इस इलाके के आसपास के होटल के ऑनर हैं। हम आपको बता दें कि सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी है कि जो पहलगाम के जो तमाम होटल्स हैं, जो ऑनर हैं, उनसे पूछताछ करेगी एनआईए और ये पूछताछ जल्द हो सकती है। उनके रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा, जिससे कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई बाहरी शख्स उस दिन वहाँ पर किसी भी होटल में आकर वहाँ पर रुका तो नहीं था। इसको लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। साथ ही कॉल रिकॉर्ड को भी ट्रैक किया जा रहा है और तमाम होटल्स के जो लिस्ट हैं, जो रिकॉर्ड लिस्ट है, उसको भी चेक किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी की माने, सूत्रों की माने तो तमाम होटल्स ऑनर्स को लेकर पूछताछ की जाएगी। कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स की चेक की जाएगी, रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। और आपको हम बता दें कि आज 12वां दिन है और आज 12वें दिन भी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनसे इस वक्त पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि होटल ऑनर्स, जो तमाम होटल्स हैं, उनसे भी पूछताछ जल्द की जाएगी। जिसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि उस दिन यानी कि 22 अप्रैल से पहले जिस तरीके से रैकी का पूरा एक इनपुट सामने आया था, 15 अप्रैल को यहाँ पे आतंकी आ चुके थे और 22 से 2 दिन पहले भी वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। और ऐसे में अब ये जानने की कोशिश की जा रही कि क्या जो आतंकी हैं वो कहीं किसी होटल में तो आकर नहीं रुके थे, कोई किसी तरह के कोई संदिग्ध की अगर कोई इनपुट मिले उसको लेकर एनआईए जो जाँच एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम।
जो भी शक के घेरे में आएगा उससे पूछताछ हो रही है, कई कई राउंड की पूछताछ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जांच एजेंसियां खासतौर से एनआईए बिल्कुल नहीं ये चाहती कि किसी भी तरीके से कोई सबूत हाथ से चला जाए। पीके सहगल सर, यहाँ तो काम शुरू हो गया है, लेकिन सीमा पार एक्शन कब होगा, इसका इंतजार भारत को है? एक्शन तो 100% होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, लेकिन सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान को बड़ा घबराहट है कि हिंदुस्तान कब करेगा, क्यों करेगा, किस तरीके से करेगा, कितनी बड़ी तादाद में करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी प्रकार से उनको बख्शेंगे नहीं और उनको ऐसी सजा देंगे जिसका उनको अंजाम भी नहीं है। और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना, क्योंकि उन्होंने बार बार इस चीज को रिपीट किया है। सारे देश में बहुत जबरदस्त गुस्सा है, सारा देश चाहता है, सारा अवाम चाहता है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया जाए, कम्युनल राइट्स किए जाए, लेकिन उन्होंने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। पूरी पॉलिटिकल पार्टीज का सरकार के सपोर्ट है, कश्मीर में हर प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, कश्मीर के अवाम का सपोर्ट है। और पहली बार है कि महबूबा मुफ्ती, सजाद, मीरवाइज, स्वरूप अब्दुल्ला, सब ने साफ तौर पे बड़े शब्दों में कहा कि जो पाकिस्तान ने किया कार्रवाई ये बड़ी निंदनीय है और इस माफी की घटना का अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं वास्तव में कहता हूँ कि शायद, मुझे नहीं पता ये हमला कब होगा, लेकिन हमला जब भी होगा मुंह तोड़ हमला होगा। और पाकिस्तान वास्तव में इतनी बुरी तरीके से पिटेगा जैसे आज तक कभी नहीं पिटा। वो 65 भी भूल जाएगा, 71 भी भूल जाएगा, 48 भी भूल जाएगा, 1999 भी भूल जाएगा। पाकिस्तान में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग तो इसकी बात कर ही रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम भी इसकी बात कर रही है। आसिफ अली जी, क्या चल रहा है पाकिस्तान में अभी? अच्छा, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? अभी आ रही है, अभी क्लियर तो आ रही है, बोलिए। हमारी बात जो उस वक्त सहगल साहब ने कहा 1947 में जब पाकिस्तान बना, आजाद हुआ, तो उस वक्त यहाँ पे 20% हिंदू थे। सहगल साहब, पहली बात तो ये कि उस वक्त मशरकी बंगाल हमारे साथ था, मशरकी पाकिस्तान, वहां पे 25% हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि मगरबी पंजाब जो है, वेस्टर्न पंजाब, यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं और सिखों की थी। ईस्टर्न पंजाब में बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, वहां से मुस्लिम्स को निकाल दिया गया। ईस्टर्न पंजाब भाई, आप इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हैं? आप इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हैं? मस्ती साहब, आप इस चक्कर में ना पड़े, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ये गलत है, आप जो जवाब दे रहे हो बिल्कुल गलत बात है। जो बात चल रही है, मैंने सहगल साहब को कहा था, मैं क्लियर कर दूं। पंजाब में बोल रहा हूँ, आपके पंजाब में जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है, उसमें 20% से ज्यादा हिंदू थे। और बांग्लादेश में भी उतने बांग्लादेश में भी आज वही हालात हो रहे हैं जैसे वेस्ट पाकिस्तान में हुए हैं। और आपकी जबरदस्त मैं अर्ज करूं, देखें आप मुझे एक बात बताएं मेरे भाई, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बताएं, ये आपकी जो फौज की नफरत वाली आइडियोलॉजी है, ये सही है या गलत है? सिर्फ इसका जवाब दे दें। आपकी फौज को अगर मैं मनूस कहूंगा तब तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना, या सब भी मानेंगे बुरा? आपका फौज मनूस है या नहीं है? जिस तरह ये जो बीएलए वाले दहशतगर्द कातल, बच्चों के, कौम के कातल हैं, फौज की बात हो रही, कमीने हैं, सबसे बड़ा नहीं बाबा, आपकी फौज की बात हो रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं, देखिए, एक तरफ बलूचिस्तान से मेहमान है, एक तरफ पाकिस्तान से मेहमान है, यहाँ आपस में आप भिड़ जाते हैं, वो भी टीवी डिबेट में भिड़ जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जल्द ही टुकड़े टुकड़े होंगे, क्योंकि जब तक किसी भी देश में यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तो वो टूटेगा ही। और बलूचिस्तान में इन दिनों ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है और उम्मीद भी उठ रही है। रचना जी, हम इस देश, इस जो फेक मुल्क जो अंग्रेज ने बनाया है, हम इसका तो हिस्सा थे ही नहीं भाई। हम तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं। हजारों लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं और बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। और इस बीच उम्मीद बहुत ज्यादा जाग गई है भारत के एक्शन से कि अब शायद बलूचिस्तान का भला भी हाथों हाथ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया। आसिफ अली जी, अहमर मसी खान जी, पीके सहगल सर, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आ रही है, लाल टोपी जैद हामिद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। जैद हामिद का कहना यह है कि अब केवल मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी, इंडिया से बचाने कोई नहीं आएगा, जैद हामिद ने कहा। साथ ही कहा कि पाकिस्तान के सामने बड़ी जंग के हालात हैं। जैद हामिद ने बताया कि पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा खतरा है, भारत के आगे पिछड़ गया है पाकिस्तान। हामिद ने कहा कि भारत के खिलाफ अब हम ऐसी
स्टेज पर आ गए हैं कि हमें केवल जंग की तैयारी करनी चाहिए। भारत की तैयारी के बारे में बताते हुए पाकिस्तानी हामिद ने कहा कि अब केवल मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया है। हामिद ने आगे बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में पाकिस्तान भारत के सामने बहुत पिछड़ गया है। हामिद ने कहा कि अब हम दुनिया की ताकतों के सामने ये नहीं कह सकते कि भारत को रोकें, भारत जंग शुरू कर देगा और एटमी जंग हो जाएगी। आप इस बारे में बहुत लेट हो चुके हैं। जरा सुनिए क्या कहा। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप एयरफोर्स को रेडी करें, अपने एयर आर्मी को डिप्लॉय करें बॉर्डर्स पे। आप तैयार रहें कि इंडिया ने